हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर हम आ गए क्लास 9th में ही फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक और नया वीडियो लेक्चर लेकर, जो कि है न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर। तो बच्चों, जैसे इससे पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करी और आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। ठीक है, तो क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या इसमें मेन टॉपिक्स हैं जो आपसे क्लास 9th के अंदर पूछा जाना है। ठीक है, उन सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए आप मेरे साथ। ठीक है, और इससे पहले जो हमने वीडियो करा न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि फोर्स यदि ना हो तो क्या होगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि यदि फोर्स लगे किसी बॉडी पे, फोर्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो वो आपने यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख कर आइए फर्स्ट लॉ। देन उसके बाद आप सेकेंड लॉ, आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। अच्छा, तो फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि यदि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी इनर्शिया चेंज नहीं होगी। इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोजेस टू चेंज इन इट्स स्टेट। जो क्या अपोज करती है कि उसकी स्टेट में चेंज ना होने पाए। ठीक है, ये इनर्शिया है, ये सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा था। आज का लेक्चर होने वाला है क्लास न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा करनी है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको मास पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मास पता होगा तो आपको मोमेंटम पता चलेगा, तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल पाओगे। देन हम न्यूटन सेकेंड लॉ समझ पाएंगे। हमें डायरेक्ट उस चीज़ को नहीं डिफाइन कर सकता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मास क्या है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास क्या है। तो बेटा मास इज अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल चीज है, मतलब उसके बिना कोई भी चीज बनी ही नहीं है। ठीक है, विदाउट मास एनी बॉडी डजंट एग्जिस्ट इन दिस नेचर। बिना मास के कोई बॉडी है ही नहीं। ठीक है, आप जानते हो जो हम मैटर हमने पढ़े हैं, ठीक है, 3 स्टेट्स होती है उनकी उसमें से उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है एटम, और एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये सारे पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, एटम तो हम देख नहीं सकते, अब इनके अंदर जो पार्टिकल है उनका भी मास होता है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज ही नहीं है, वो एटम भी जिनसे बना है ना, उनका भी कुछ ना कुछ मास है। यदि मैं बोल दूं अभी ये मार्कर, इसका मास ही मासलेस है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा नेचर में। ठीक है, विदाउट मास एनी बॉडी डजंट एग्जिस्ट इन दिस नेचर। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। सो व्हाट इज मास? मास इज द कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। व्हाट इज मास? मास इज द मेजरमेंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। कितना एक्चुअल कंटेंट उसमें प्रेजेंट है, जितना ज्यादा कंटेंट, जितना ज्यादा मटेरियल, जितना ज्यादा माल उसमें भरा होगा, उतना ज्यादा उस बॉडी का मास होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि व्हाट इज मास, है ना। मास की डेफिनेशन, मास को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या यूनिट क्या है, कैसी क्वांटिटी है, क्या कैसा है। ठीक है, सो हेडिंग लगाएंगे मास। मास, अच्छा, इट इज मेजर ऑफ कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट, इस बात का ध्यान रखें। एक्चुअल कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, प्रेजेंट इन अ बॉडी। अच्छा जी, ठीक है, ये क्वांटिटी है बेटा और ये फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा रखा है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ के आए हो तो आप पढ़ के आओ। ठीक है, और बढ़िया से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटी है जिसको मेजर करा जाता है और ये वास्तविकता में मेजरमेंट है, एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट है ना बॉडी की, किसी बॉडी में कितना कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, से अपन में भी कंटेंट प्रेजेंट है, इसमें भी। जैसे एक बलून है, ठीक है, और ये मार्कर है, किसमें ज्यादा कंटेंट प्रेजेंट है? मार्कर में। ऑब्वियस सी बात है, इसका मास ज्यादा होगा। बलून का शेप भले बड़ा हो, साइज शेप से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका लेना देना है कितना माल भरा हुआ है, उसमें तो हवा भरी है ना, तो कहां से ज्यादा मास होगा भाई साहब। ठीक है, इधर देख, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इट इज डिनोटेड बाय, तो सर्द का मौसम, मतलब ठंड का मौसम है, काफी ज्यादा मेरा प्रॉब्लम भी है गले पे, सॉरी। सो इट इज डिनोटेड बाय
कैपिटल एम, बहुत बढ़िया। यूनिट क्या है भाई साहब इसकी, ठीक है, तो यूनिट है इसकी केजी। क्या यूनिट है, वैसे तो ग्राम मिलीग्राम सब में मेजर करते हैं, बट मेन यूनिट क्या होती है जिसमें हम उसको मेजर कर रहे होते हैं। तो जब भी मास होगा हम उसको केजी में मेजर करने जाएंगे, लीटर में सेकंड में मेजर करने नहीं जाएंगे। तो यूनिट है भाई साहब इसकी केजी। अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ में आया। चलो ओके, तो ये क्वांटिटी कैसी है भाई, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसे डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इट्स हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। प्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इतनी नॉलेज अपन को सफिशिएंट है। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? कोई भी मास पूछेगा, क्या आप कॉन्फिडेंस रखते हो उसको समझाने का? यस यस, ठीक है। जो मासिव चीजें हैं उसके अंदर क्या है, कंटेंट ज्यादा प्रेजेंट है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो चलिए उतारना चाहते हो उतार ले। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? सब सुना, मतलब वर्ड सुना होगा, ठीक है। मोमेंटम मोमेंटम मोमेंटम, इसका मोमेंटम उसका मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम भाई साहब इफेक्ट ऑफ मोशन को बताता है, ठीक है। इस चीज का यदि फील चाहिए हो तो अभी हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे, बट आप पहले समझो कि इट इज डिफाइंड एज बेसिकली मोमेंटम इज द इफेक्ट ऑफ मोशन, कि मोशन जो बॉडी कर रही है तो उस बॉडी के मोशन करने का इफेक्ट क्या है, उस बॉडी के मोशन करने का इफेक्ट क्या है। बेसिकली इट टेल अस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मोशन। क्या मेरी बात थोड़ा थोड़ा चमक रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन, कि मोशन की मात्रा क्वांटिटी कितनी है। ओके, समझ रहे हो? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो कि यहां पे भाई साहब आप अपनी साइकिल पे हो, ठीक है, आप साइकिल पे हो, है ना, बढ़िया खुचुक साइकिल, और मैं यहाँ पे भाई साहब अपनी बढ़िया सी कार पे हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बढ़िया सी अपनी कार पे हूँ, एक छोटी सी कार है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ओके। तो अभी आप चल रहे हो सपोज 20 किलोमीटर पर आवर से, ये आपकी स्पीड है, और मैं भी चल रहा हूँ भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर से। सामने एक बंदा, ठीक है, एक रामू काका अपनी ट्रॉली में सब्जी लिए हुए हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि यदि आप टक्कर मारोगे और ये कार वाला बंदा है, मैं टक्कर मारूंगा, कौन ज्यादा असर छोड़ जाएगा? कौन इनकी सारी सब्जी को और इनको कुचल जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आप जाओगे तो हो सकता है आपको भी लग सकती है, बट मैं तो कार पे हूं, ठीक है। कार पे हूं वो बात अलग है, बट हम सब जान रहे हैं कि मास ऑफ कार इज ग्रेटर देन मास ऑफ यू, ठीक है। ए ऐसा बोल सकते हैं, मैं आपको अपने आप को बी बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये बी है और ये ए है, तो ए का जो मास है वो बी से कम है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें क्या बात समझ में आई कि यदि किसी बॉडी का मास ज्यादा होता है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? इफेक्ट। और इफेक्ट क्या है? मोमेंटम। तो उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? मोमेंटम ज्यादा होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मास ज्यादा तो इफेक्ट ज्यादा, मास ज्यादा तो इफेक्ट ज्यादा। मतलब यदि हम किसी बॉडी का मास ज्यादा कर दें तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा, उसके मोशन का असर ज्यादा होगा, क्योंकि हम दोनों सेम रफ्तार से चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लेट सपोज कि इस बार आप भी अपने दोस्त की कार से, ठीक है, आपने मेरे को देखा, बोले सर कार से चल रहे हैं, हम भी कार से चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप और आपका दोस्त दोनों कार पे मस्ती करते हुए, ठीक है, और इस बार आपने अपनी कार की स्पीड रखी 80 किलोमीटर पर आवर। कितनी रखी? 80 किलोमीटर पर आवर। अब आप मुझे बताओ कौन ज्यादा उड़ा देगा, कौन ज्यादा तेज टक्कर मारेगा? आप। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि इस बार दोनों का मास तो सेम रहा, दोनों का मास तो सेम रहा, लेकिन आपकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने ज्यादा इफेक्ट छोड़ दिया, कुचल के निकल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि व्हेन वी इंक्रीज द वेलोसिटी,
द इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑल्सो इंक्रीजेस, इट मीन्स कि इसका मोमेंटम ज्यादा हुआ, इसका मोमेंटम, क्योंकि इफेक्ट क्या बता रहा है, इफेक्ट, मोमेंटम क्या बताता है, इफेक्ट। अब किसी का इफेक्ट ज्यादा है मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है। इस चीज से आप समझो, देखो मैं डेफिनेशन आपको 2 लाइन में लिखा दूंगा, कोई मतलब नहीं उस चीज का, ठीक है। लेट सपोज अपने पास ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मार्कर ज्यादा इफेक्टिव होगा कब, जब से मेरे पास 2 मार्कर है, मैं आपको एक आराम से मारूं और एक बहुत कस के मारूं, कौन सा वाला जो थ्रो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, जो कस के मारा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रफ्तार ज्यादा होगी, ठीक है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा तो उसका इफेक्ट ज्यादा, मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। मतलब किसी भी बॉडी का मोमेंटम उसके मास पे और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है। ये भाई साहब रुके हुए थे रेस्ट पे, ठीक है। अच्छा है ना, चलो बहुत टक्करें हो गई। अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उतारना चाहते हो उतार ले, हो गया। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है क्या है, मेन आपको पढ़ा कोई भी देगा बट आपको मोमेंटम का फील आना चाहिए, आपको मोमेंटम अंदर से समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो चलो मोमेंटम लिखते हैं, ठीक है। एज यू नो कि मोमेंटम किसी भी बॉडी का उसका मास और उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो इसकी बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन है, ठीक है। आपको बिल्कुल आपके दिल में उतर जाना चाहिए मोमेंटम। ओके, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, it is product of mass and velocity। बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, बेसिकली momentum is basically effect of motion ऑफ द ऑब्जेक्ट के मोशन का इफेक्ट है। क्या है? इफेक्ट है। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे भाई? पहले तो आप जान लो कि इसको डिनोट किससे करते हैं, ठीक है। तो डिनोटेड बाय पी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। पी से डिनोट करते हैं एंड इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो मैथमेटिकली P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। सो मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं? P से, इक्वल टू m इंटू वी, एम वी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी का मोमेंटम आपको फाइंड करना है, आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो तो अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी चेंज द मोमेंटम। किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा यदि आप उसकी वेलोसिटी चेंज कर दो। एंड हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? 2 रास्ते हैं, बाय चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बाय चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिकॉज वेलोसिटी के पास 2 चीज है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड, और एक उसकी डायरेक्शन। तो आपको किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो आप या तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो या आप उसकी स्पीड में चेंज ला दो, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। सपोज मैं अपनी स्पीड नहीं बढ़ा रहा, ठीक है, मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी तो भी स्पीड चेंज हो गई, तो भी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो मोमेंटम चेंज हो गया। क्या मेरी बात चमक रही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। सो व्हाट इज द यूनिट, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्वांटिटी कैसी है भाई साहब? ये क्वांटिटी है वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ओके, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, लिख लेंगे आप। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं यूनिट की। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो यूनिट ऑफ जो मोमेंटम होगा बेटा, वो कैसे निकालोगे आप? मैंने आपको सिखा रखा है जब मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक पढ़ा रहा था। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम, किसी भी चीज का यूनिट निकालना हो तो उसके फॉर्मूला वाइज देखो, P इक्वल टू एम वी। तो जो यूनिट ऑफ मोमेंटम होगा
which is also equals to the product of unit of mass and unit of velocity. तो unit of mass into unit of velocity. ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब? तो यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ मास, अभी बताया मैंने केजी। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। सपोज मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में 1 मीटर हुआ, सो व्हाट इज माई स्पीड, माई वेलोसिटी? माई वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। किसमें मेजर की जाती है? उसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। जब भी आप वेलोसिटी को मेजर करोगे, आप ना मीटर में मेजर करोगे, ना सेकेंड में, ना किलोमीटर में, ना आप लीटर में, ना केजी में, आप किसमें मेजर करोगे? मीटर पर सेकेंड में। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उतारना चाहते हो उतार ले। ओके, मैं मिटाने जा रहा। 1 2 3। तो अब बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, मैथमेटिकली आपको आना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम लिखते आपको बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो लिखते आना चाहिए। वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट अभी सिर्फ आपको चेंज इन मोमेंटम लिखते आना चाहिए, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा, क्या उसमें कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आई थिंक एक बार और वीडियो को आप पीछे से देख सकते हो, ठीक है। और यदि यहाँ तक क्लियर है तो आप बिल्कुल सेकेंड की 2x की स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, सो अब बात करते हैं भाई साहब चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, बहुत बढ़िया भाई साहब, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम इज डिफाइंड एज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, अब ये फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई? कोई भी बॉडी है, शुरू में उसका जो मोमेंटम रहा उसको हमने इनिशियल मोमेंटम बोला, और आफ्टर सम टाइम इफ द बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी सो ऑल्सो इट चेंजेस मोमेंटम, तो वो जो मोमेंटम लिखा जाएगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, तो इसको डिफाइन कराया जाता है बेटा चेंज। चेंज का एक सिंबल होता है, एक ऑपरेटर होता है डेल्टा। ये बताएगा कि चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये चेंज बताता है। और इसके आगे जो भी लिख देंगे, जैसे पी लिख दिया हमने मोमेंटम, मतलब ये मोमेंटम में चेंज हो गया। क्या बताएगा ये? मोमेंटम में चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डेल्टा इज ऑपरेटर जो बता रहा है किस में चेंज हो रहा है, मोमेंटम में। ओके, अब क्या डेफिनेशन है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम लिखेंगे हम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। सपोज, ठीक है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ओके, एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस मास, दिस ऑब्जेक्ट इज u। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी, इसका मास तो वही रहा बट इट्स वेलोसिटी चेंज टू v। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। नाउ इफ आई कैन आस्क व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे सर p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो व्हाट इज मास? m, एंड व्हाट इज वेलोसिटी? u। सो दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। यस और नो? बहुत बढ़िया। अच्छा, देन व्हाट इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी? तो आप बोलोगे सर इसका मास है m, उसकी वेलोसिटी है v, सो mv इज द फाइनल मोमेंटम। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p इनिशियल एंड p फाइनल, देन वी गेट डेल्टा p इक्वल टू m फाइनल यानी mv माइनस mu। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। इसको आपको अपने दिल में उतार लेना है, रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, ठीक है। रात को कोई 2 बजे भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा p इक्वल टू mv माइनस mu। फील नहीं आ रहा? समझ सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी सारी वेरिएबल वैल्यू वेरी करने वाली वैल्यूज हैं। हम एक न्यूमेरिक वैल्यू लेके समझते हैं चीज को, ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो बेटा, 9th क्लास के अंदर यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप आगे कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। मैं जान रहा हूं कि जब हम लोग भी पढ़ते तो 9th में क्लियरिटी नहीं थी दिमाग में, ठीक है, 9th में चीजें क्लियर नहीं हो पाती थी, तो आगे जाके प्रॉब्लम होनी है।
एक 11th क्लास के बच्चे का फिजिक्स में दिमाग 9th क्लास के बच्चे के बराबर भी नहीं चलता हमारे टाइम पे, ठीक है। वो उसको लगता है कि बेसिक से उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमें इन फ्यूचर ना करना पड़े, तो हम 9th में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो तो समझते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे कोई बॉडी है, ओके, जिसका मास है 2 kg, कितना है, और सपोज करके अभी ये रेस्ट पर है, और रेस्ट पर हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी की रफ्तार क्या होती है, 0, उसकी वेलोसिटी क्या है, u = 0। बहुत बढ़िया। आफ्टर टी टाइम, अब पता नहीं कितने टाइम बाद, बट उसकी वेलोसिटी, उसका मास तो 2 kg रहा, पर उसकी वेलोसिटी हो गई भाई साहब 1 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। सो v = 1 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं क्या, चेंज इन मोमेंटम बता सकता हूं, बताएंगे भाई, पहले अभी रुक जाओ। p इनिशियल कितना है, अब बोलोगे मास यानी 2 kg इंटू वेलोसिटी कितनी, 0, वेलोसिटी कितनी, 0। सो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, इट इज ऑल्सो 0। तो जब कोई बॉडी रेस्ट पर रहती है, एक और नई चीज सीखी हमने कि जब कोई बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 होता है, या उसका मोमेंटम 0 होता है, यानी उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सपोज आप इतना बड़ा पत्थर उठा के अपने गाल पे रख लो, क्या इफेक्ट है उसका, कोई इफेक्ट नहीं। क्यों, बिकॉज उसका मास तो है बट उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, उसका मोशन नहीं, तो मोशन का इफेक्ट कहां से आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो P इनिशियल इक्वल टू कितना, 0 मान लिया भाई। P फाइनल क्या होगा भाई, P फाइनल लिखे मास इंटू वेलोसिटी mv इक्वल टू मास 2 kg वेलोसिटी 1, तो आपका फाइनल मोमेंटम आया 2। नाउ व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, सो डेल्टा P इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल कितना है 2 माइनस P इनिशियल कितना, 0। देन व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, इट इज आल्सो 2, तो डेल्टा P कितना आ गया 2। इस चीज को समझें, शुरू में मोमेंटम कितना रहा, 0, आफ्टर टी टाइम कितना हो गया 2, चेंज कितना हुआ, 0 से 2 चेंज हुआ ना। कैसे लिखोगे, 2 - 0, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। अब 0 - 2 थोड़ा लिख देंगे, समझ रहे हो। मोमेंटम शुरू में 0 था, अब 2 हो गया, चेंज कितना आया मोमेंटम का, 2 आया ना भाई साहब। 0 से 2 हो गया तो 2 का चेंज आया। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या आपको समझ में आ रही है, पक्का सोच लो, बहुत बढ़िया। अच्छा तो आपको अब क्लियर हो रहा है कि हाउ कैन वी राइट चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, देन वी गेट व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। ओके बहुत बढ़िया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उतारना चाहते हो उतार लें, हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया। तो आइए अब बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन अपने सेकेंड अध्याय में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। पहले उस चीज को जो मेन उनने लॉ कहा उसको सुनते हैं। तो इस लॉ में, इस अध्याय में न्यूटन ने कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स। क्या सुना आपने, द चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। जो फोर्स होती है वो किसी भी बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं, मोमेंटम के रेट, किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसको पहले लिखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, it states that change in momentum is directly proportional to the force, to the external unbalanced force applied on a body, ठीक है। अभी किसी बॉडी का सपोज करो कि फोर्स हमने उस पर एफ लगाई, उसका मोमेंटम चेंज हुआ डेल्टा टी टाइम में डेल्टा पी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखते हैं भाई साहब, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखते हैं, समझ रहे हो आप, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, समझे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कैसे लिखते थे, स्पीड बोला जाता था उसको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन, भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम के। चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। क्या मेरी बात समझ रहे हो, मोमेंटम तो चेंज हो रहा पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है या किस रेट से हो रहा, ठीक है, समझ रहे हो, उसको लिखते हैं हम लोग रेट, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये है भाई साहब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या मेरी बात क्लियर है, चेंज इन टाइम, बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P अपॉन इसको डेल्टा T भी लिख देते हैं, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट आया K, तो F इक्वल टू K डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। बाद में पता चला कि ऐसा कोई कांस्टेंट है ही नहीं, वेयर K इज अ कांस्टेंट, वेयर K इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू उन्होंने बोल दी K इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से फोर्स निकल आएगी आपकी F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ये फोर्स का फॉर्मूला है। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, होनी भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आप किस तरह से समझ पाओगे, ठीक है, आप समझ जाओगे। आप पहले मेंटेलिटी तो बनाओ, ठीक है। यदि आपको लग रहा है ना कि आपसे नहीं हो पा रहा है या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप जितना जिस चीज़ के बारे में सोचोगे वो चीज़ आपको उतनी परेशान करेगी। सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है, सोचना बंद कर दीजिए। आप जिस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं करेगी। क्या मेरी बात क्लियर है आपको, ठीक है। अपन को क्या सोचना है, समझ में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, पढ़ने से आएगा, बार बार पढ़ने से आएगा, ओके, प्रैक्टिस करने से आएगा, उस चीज़ को फील करने से आएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, किसी भी सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट आता है वो आता है बेटा इंफॉर्मेशन से। अब उसके बारे में हम जानेंगे नहीं, हमारे क्यूरियोसिटी नहीं होगी अंदर से, तो कैसे इंटरेस्ट आएगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, आप ध्यान से समझो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये जो फॉर्मूला मिला है इसके अकॉर्डिंग फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी यदि मोमेंटम में चेंज ज्यादा चाहिए, और फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी यदि रेट मोमेंटम में चेंज कम टाइम में चाहिए। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो चेंज इन टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है फोर्स के। यदि बॉल को तुम जल्दी चाह रहे हो कि यहां से 2 किलोमीटर पहुंच जाए तो तेज लात मारनी पड़ेगी ना, या 20 मीटर पहुंच जाए, और चाहे धड़का के आराम से मार दिया अपन ने, वो बढ़िया से ऐसे ऐसे बॉल जा रही है ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा, फोर्स कम लगाई, फोर्स कम लगाई। बट यदि चारों तुरंत एग्जैक्ट इंस्टेंट पे पहुंच जाए तो बहुत तेज कस के उस पर लात मारनी पड़ेगी, तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है। तो मोमेंटम में चेंज ज़्यादा चाहिए तो भी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और कम टाइम में चाहिए तो भी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, बहुत बढ़िया। अच्छा, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। अच्छा, अब इसके बाद ये जो डेरिवेशन हम करते हैं F इक्वल टू एम ए, प्रूफ करना रहता है कि F इक्वल टू एम ए को प्रूफ करो। इसको देख लो भाई साहब कैसे आया, ठीक है। अच्छा, रेट चेंज इन मोमेंटम को अपन पता है कैसे लिखते थे, तो F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, है ना। डेल्टा P हम कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, mv, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल, फाइनल मोमेंटम mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन T। हमारे केस में मास कांस्टेंट रहेगा, मास में चेंज होने से भी मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है। बट हमारे केस में, हमारे सिलेबस में मास चेंज नहीं है, बात मास वेरिएबल नहीं है, सॉरी। तो मैं यहाँ से मास कांस्टेंट है तो कॉमन ले लूंगा, F इक्वल टू एम कॉमन लिया तो v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। ये टर्म तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है, हाँ भाई ये तो एक्सेलरेशन है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज, v माइनस यू क्या वेलोसिटी में चेंज ही तो है, पढ़ रखा है ना हमने, चेंज इन वेलोसिटी। फाइनली कितनी थी, इनिशियली कितनी थी, फाइनल माइनस इनिशियल, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये चेंज लिखा है वेलोसिटी का, क्या लिखा है चेंज। मान लो फाइनली मेरी वेलोसिटी हो गई 10, पहले थी 0, कितना चेंज आया 10 का, तो वो लिखा है ये।
v माइनस यू अपॉन टी, दिस इज नोन एज एसिलरेशन, ठीक है। तो F इक्वल टू ma, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर कोपचे पे लिख देंगे कि a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। थोड़ा गंदा सा हो गया, समझ जाओगे आप लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने प्रूफ करा, ठीक है, F इक्वल टू ma। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक सवाल देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उतारना चाहते हो उतार लें, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पत्थर के सनम तुमने, ये गाना बहुत फेमस है, पता है आपको। जिसका दिल टूटा हुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा ये गाने सुनता है, ठीक है। अभी 9th में तो आपका दिल नहीं टूटेगा, 11th में टूटता है, ओके। तो अच्छा, चलिए तो अब बात करते हैं इस पर, जो न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे आते हैं उस पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इधर देखो, तो हमको क्या बेसिकली पता चला भाई साहब, F इक्वल टू ma, ठीक है। ध्यान रखें ये न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं है। क्या है न्यूटन सेकेंड लॉ? F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ये फोर्स है। ये फोर्स तब है जब मास कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? मास। इससे क्या समझोगे आप कि फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी यदि मास ज्यादा है, ठीक है, और फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी यदि एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए। यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज ज्यादा चाह रहे हो तो उस पर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, उस पर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई नॉर्मल पतला सा इंसान है उसको हिलाना ज्यादा कष्टदायी है कि कोई सांड जैसा इंसान है, कोई मोटा इंसान है उसको हिलाना ज्यादा कष्टदायी है। ऑब्वियस सी बात है, मोटे इंसान को हिलाना ज्यादा कष्टदायी है। किसी को अपनी पोजीशन से हिला देना भी एक्सीलरेशन है बेटा, क्योंकि आप उसके वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो। पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, आपने हिला के उसकी कुछ वेलोसिटी कर दी, समझ रहे हो। तो यदि एक्सीलरेशन उसको हिलाना भी है ना तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब यहां से फोर्स इक्वल टू ऐसे डिफाइन किया गया कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड यहां से मास इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू जाएगा फोर्स अपॉन मास, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं, इनको बिल्कुल भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास 2 kg का मास है, इस पे यदि मैं ऐसे 10 न्यूटन की फोर्स लगा दूं, देन हमसे पूछे फाइंड द एक्सेलरेशन, तो क्या होगा भाई एक्सेलरेशन? तो वी नो दैट F इक्वल टू ma, पुट द वैल्यू। फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन, 10 इक्वल टू मास कितना? 2, एक्सेलरेशन कितना नहीं पता, यहां से a इक्वल टू 10/2, सो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। कोई खास बात नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलो एक और बहुत बढ़िया सवाल देते हैं, ठीक है, उस पे देखते हैं। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुशवा तेरी गलियों में। अच्छा चलिए, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास एक मास है 4 kg का, कितने का? 5 kg का। अच्छा, कितने का है? 5 kg का है, बहुत बढ़िया जी। इस पे मैंने लगाई भाई साहब 20 न्यूटन की फोर्स। इस पे कोई 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इस पे कोई 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए करते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे? देख, गिवन क्या है? मास गिवन है भाई साहब, कितना? 5 kg। और क्या गिवन है? फोर्स, ठीक है, इसको एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, ठीक है। F एक्सटर्नल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? F एक्सटर्नल कितनी है? ये भाई साहब 20 न्यूटन, ठीक है। कोई फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम गिवन है, टाइम है 2 सेकेंड, ठीक है, वो सब छोड़ो आप। अच्छा ओके, तो नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन। हमारे हाथ में क्या है, हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं F इक्वल टू ma। तो फोर्स कितनी हो गई? सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू, फोर्स है 20 न्यूटन, मास है 5 4 = 20, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब क्या क्या अपने पास?
अब अपने पास एक्सेलरेशन भी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपने पास टाइम भी है 2 सेकेंड। अब लेट सपोज कि जब ये शुरू में था तो इसकी वेलोसिटी हमने मानी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है भाई। स्टार्ट से जब हमने फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी हम क्या मान रहे हैं 0 मान रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी भी है। नाउ यदि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ना हो तो क्या वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? यस, बाय यूजिंग न्यूटन, बाय यूजिंग second equation of motion, by using second equation of motion which is s equal to ut plus half at square। क्या यहाँ पे कहीं भी वेलोसिटी का टर्म है? नो भाई। अच्छा, सो s equal to u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है, टाइम 2 सेकेंड प्लस 1/2, व्हाट इज एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड व्हाट इज टाइम 2 स्क्वायर, 2 ने 2 को मारा, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 4 2 जा 8 मीटर, 8 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। तो 8 मीटर चल जाएगी, ये कितना चल जाएगी 2 सेकेंड में 8 मीटर चल जाएगी। फाइनली यहाँ बॉडी आ गई मान लो 5 kg की, ठीक है, ये आ गई। अच्छा, कितना चल गई ये 8 मीटर, कितना चल गई 8 मीटर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। उतारना चाहते हो उतार लें। ओके, बढ़िया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे कोई भी बेसिकली इस टाइप के सवाल तो यदि आपको बोल रहा है और कुछ 2-3 लाइनें लिखी है ना उस पर, है ना, लिखकर थ्योरिकल यदि तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया, उसमें काफ़ी इजीली लग रहा है आपको, बट जब वो चीज़ लिख के आएगी ना, क्या फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्सर्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इतना एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी एट t = 2 सेकेंड, ओके, if the initial velocity of the object is 0, ठीक है। तो इस टाइप से यदि आपसे कुछ बोल रहा है तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट डायग्राम के थ्रू हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी का एक सवाल है। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कार है, ओके, जिसका वेट है 1000 kg, कितना है 1000 kg, और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 108 किलोमीटर पर आवर एंड t = 2 सेकेंड, t = 4 सेकेंड। यस, आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 0, मतलब ये रुक जाता है। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है फाइनल वेलोसिटी 0, u = इतना है, ठीक है। इसका अभी भी मास कितना है 1000 kg। बहुत बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अपन से पूछ रहा है कितनी फोर्स लगा के ब्रेक लगाया गया होगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या है, मास गिवन है भाई साहब, क्या गिवन है मास, कितना है 1000 kg, यहाँ तक कोई बुराई नहीं है। अच्छा, और क्या गिवन है, और अपन को गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, क्या गिवन है इनिशियल वेलोसिटी विच इज 108 किलोमीटर पर आवर। चेंज कर लो भाई मीटर पर सेकेंड में, किससे इंटू करेंगे 5/18, बहुत बढ़िया। सो 18 6 ज़ा 108, 6 5 ज़ा 30, सो 30 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड। बोलो मेरी बात क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने सिखा चुकी हैं। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में पर सेकेंड में पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कोई नई बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो v फाइनल वेलोसिटी खुचुक 0, कितनी 0, मतलब रुक गया है भाई साहब, 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बहुत बढ़िया, फाइनल वेलोसिटी भी है। अच्छा, टाइम गिवन है भाई, टाइम इंटरवल जहां तक वेलोसिटी में चेंज हुआ वो टाइम इंटरवल है, ठीक है, कोई भी टाइम नहीं है, टाइम इंटरवल। ये कितना है 4 सेकेंड। ओह, नाउ कैन वी फाइंड द एक्सेलरेशन। हाँ भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी v - u/t। क्या मैं सही हूं? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो = फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना 4, सो एक्सेलरेशन = -30/4, दिस इज द एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपनी फोर्स कितनी हो जाएगी, अपनी फोर्स हो जाएगी, कहां लिख दूं, हाँ, सो फोर्स = व्हाट इज मास 1000 kg एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन
-30/4. ओके, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 20. ओके, सो फोर्सेस इंटू कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर देते हैं 0 0 0 0 75 माइनस का, तो 7500, तो फोर्स कितनी आ गई -7500 इन 7500 न्यूटन. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. फर्स्ट उसमें बताया था इसके पहले वाले वीडियो में. तो इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, बड़ी जबरदस्त फोर्स लगानी पड़ेगी, तो अपन इस ट्रक को क्या कर देंगे, रोक देंगे. क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे सारे न्यूमेरिकल जो भी मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं, ठीक है, वो आप अपनी बुक में उनकी प्रैक्टिस करें. वैसे न्यूमेरिकल का एक अलग से, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका एक अलग से वीडियो आने वाला है. ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, मेहनत करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए. जो भी सवाल है वो प्रैक्टिस से ही आएगा. ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बिल्कुल सही बात है. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, ठीक है, क्योंकि 9 से यदि आप सवाल सॉल्व करने लग गए तो 11th आते आते आग लगा देनी है. ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ. एक्शन रिएक्शन पेयर वगैरह ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. पढ़ते रहिए, ठीक है, और एग्जाम भी आने वाले हैं, तो थोड़ा सा मेहनत को स्टार्ट कीजिए, डबल कीजिए. ठीक है, और फालतू की कोई भी चीज मत सोचिए और मेडिटेशन करते रहिए. ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय.